हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज की क्लास की स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ। बिफोर यू गिव अप, थिंक ऑफ द रीजन व्हाई यू हंग ऑन सो लॉन्ग। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पहले जब आपके दिमाग में आता है ना कि कोई चीज़ पे आप गिव अप कर दो, अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर दो, तो दिमाग में जब ये थॉट आए कि छोड़ देते हैं, बहुत मेहनत लग रही है, नहीं हो रहा है, देन एक बार उस चीज़ को सोचो कि क्या रीजंस थे कि हमने इतने लंबे टाइम तक अपने इन ड्रीम्स को चेज़ किया। क्या वजह थी कि हम इनके पीछे इतनी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ भाग रहे थे? तो शायद हो सकता है कि जब आप इस बारे में सोचो, तो आपको एक इंस्पिरेशन मिल जाए, एक फिर से मोटिवेशन मिल जाए कि फिर से आप अपने ड्रीम्स पे काम कर सको। सो ये था आज का पॉजिटिव थॉट। और अल्टीमेट इसका मतलब ये है कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ठीक, चलिए तो आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है वो फोटोसिंथेसिस है। एज आई ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस क्लास कि वी आर गोइंग टू डिस्कस फोटोसिंथेसिस इन वेरी डिटेल मैनर। or and we already know that the photosynthesis is a very broad topic, so it will take at least 3 classes to complete the whole session, to complete this whole topic. In first session or in first class, we are going to discuss about something very basic, what is photosynthesis, some scientists and their contribution, pigments, pigment system, and so on. In second class, we are going to discuss about the light phase reaction, and in our last class, we will discuss about the dark phase reaction. So let's start the topic. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो कोई पूछे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है। ये एक प्रोसेस है, ठीक, बाय विच क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स फॉर्म देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स फॉर्म देयर ओन फूड in presence of sunlight, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, ये हम लोग बहुत ही बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम इसकी बात रिएक्शन लिखें तो क्या हो जाएगी, 6CO2 प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल गिव्स आउट में सनलाइट, नीचे क्लोरोफिल, एंड क्या बनेगा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यानी C6H12O6, साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये होती है मेन रिएक्शन, पर हमें जो बुक में लिखी हुई मिलती है वो क्या होती है, वो होती है 6CO2, एक सेकेंड, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट में सनलाइट, नीचे क्लोरोफिल, और साथ में बनता है C6H12O6, साथ में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये आती कहाँ से है? ये ऊपर वाली ही रिएक्शन का सिंप्लीफाइड वर्जन होती है। क्या होता है, ऊपर ये 12 मॉलिक्यूल इस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से कट जाते हैं और 6 आ जाता है। अब चूंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल जुड़ करके क्या बना रहे हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक, तो हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या फिर केमिकल्स की भाषा में बोलें तो हम इसे बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब होता है कि जब भी कभी छोटे छोटे कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ करके एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना दे या कंपाउंड बना दे, तो उसे हम बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, सेम इसी प्रोसेस को अगर हम देखें तो इसमें एनर्जी जो है वो यूज हो रही है। एनर्जी जो है, एक सेकेंड, एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। कौन सी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, लाइट एनर्जी। और जब भी कहीं किसी भी रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम होती है तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक, या फिर यहाँ पे हम एंडरगोनिक शब्द यूज करेंगे, एंडरगोनिक प्रोसेस। तो हमारी जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, वो एक तो हमारी एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक, दूसरा एंडरगोनिक प्रोसेस। ठीक है, तीसरा फोटो सिंथेसिस को एक और टर्म दिया जाता है, वो होता है फोटो फोटो बायो केमिकल प्रोसेस। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखते हैं। हमें पता है कि फोटो मतलब हम लोग यूज करते हैं किससे, लाइट से। फोटो मतलब होता है लाइट, बायो मतलब होता है लिविंग बींग, कोई भी लिविंग बींग से, और केमिकल मतलब केमिकल चेंजेस, केमिकल प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो क्या हो जाता है, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो लाइट की प्रेजेंस में लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स में होती हैं। दैट्स व्हाई इसे बोला जाता है फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। इतना क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्या होता है, हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म
तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक पहला ऑर्गेनिज्म जिसने फोटोसिंथेसिस किया था वो कौन सा था, तो वो होता है हमारा बैक्टीरिया। लेकिन अगर इसी की जगह पे हमसे पूछ लिया जाए फर्स्ट ऑक्सीजनिक ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक, पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसने फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को बनाया था, तो वो आ जाता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम और दूसरा नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो ये दो ऑर्गेनिज्म ध्यान रखेंगे, एक तो अगर फोटोसिंथेटिक से पूछा जा रहा है तो बैक्टीरिया, और अगर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पूछा जा रहा है तो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात जो करने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने हमारे फोटोसिंथेसिस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो कुछ हम साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। तो पहले साइंटिस्ट जो हमारे आते हैं इसमें वो आते हैं प्रीस्ले, सॉरी पूरा नाम इनका जो आता है वो है जे प्रीस्ले। एक सेकेंड, प्रीस्ले, जे प्रीस्ले। अब जे प्रीस्ले के बारे में हमें एक चीज बहुत पहले से पता है, वो ये कि जे प्रीस्ले ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, जे प्रीस्ले को जाता है। कब करी थी इन्होंने, 1774, आई एम नॉट श्योर बट जितना मुझे याद है, मैंने देखा नहीं है बट जितना मुझे याद है दैट इज 1774 में। अब जे प्रीस्ले का इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इन्होंने एक बेल जार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या एक्सपेरिमेंट था, इससे क्या कंक्लूजन निकला वो हम देखते हैं। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक बेलजार लिया था और उस बेलजार से इन्होंने एक माउस को ढक दिया था, माउस रखा था और उसके ऊपर बेलजार ढक दिया था। ये देखते हैं कि माउस जो होता है वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद सफोकेट हो जाता है और मर जाता है। फिर ये क्या करते हैं, फिर अब ये लेते हैं एक कैंडल को और उस कैंडल के ऊपर ये बेलजार रख देते हैं अब की बार। थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि कैंडल भी जो होती है वो बुझ जाती है। एक सेकेंड, फिर ये क्या करते हैं, अब की बार ये सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम क्यों ना माउस को प्लस कैंडल को प्लस पुदीना प्लांट को हम लोग बेलजार में एक साथ रखें। अब ये एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि सब कुछ फिर से मर जाएगा, पर होता क्या है कि यहाँ पे इनमें से कोई भी जना नहीं मरता और एक स्टेबल सिस्टम फॉर्म हो जाता है, स्टेबल सिस्टम मिल जाता है। स्टेबल सिस्टम मतलब जिसमें सारी चीजें प्रॉपर काम फंक्शनिंग कर रही हैं। तो इससे ये कंक्लूजन क्या निकालते हैं, इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं वो ये कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, रीस्टोर करते हैं एयर को, ठीक। जो एनिमल और कैंडल प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रही है, जो खराब कर रही है, इम्प्योर कर रही है, उसको रीस्टोर करने का काम कौन कर रहे हैं, प्लांट्स कर रहे हैं। तो जे प्रीस्ले इज फेमस फॉर बेलजार एक्सपेरिमेंट और इससे कंक्लूजन क्या निकला था कि प्लांट्स रीस्टोर करते हैं एयर को। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट जो हमारे आते हैं वो आते हैं इंजन हॉर्स। इंजन हॉर्स, अब इंजन हॉर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो प्रीस्ले ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और कुछ कंक्लूजन जो है वो निकालते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रिला। ये उस प्लांट को लेके आते हैं और क्या करते हैं, पानी में रख देते हैं और इस पूरे एपरेटस पे, ये कौन सा प्लांट है ध्यान रखना, सबने किस साइंटिस्ट ने किस पे काम किया है ये भी ध्यान रखना, कौन से प्लांट पे। तो इन्होंने काम किया हाइड्रिला पे। अब ये हाइड्रिला को पानी में रखते हैं और क्या करते हैं, इस पूरे एपरेटस को उठा करके ये सनलाइट में रख देते हैं। जब ये इस पूरे एपरेटस को सनलाइट में रखते हैं तो कुछ टाइम बाद ये क्या देखते हैं, इसमें पानी में ही छोटे छोटे बबल्स इनको दिखाई देते हैं। और ये बबल्स किसके थे, ये बबल्स थे ऑक्सीजन के, ठीक। अब क्या होता, फिर ये क्या करते हैं, इसी एपरेटस को उठाते हैं, यही वाला एपरेटस जिसमें एक हाइड्रोला प्लांट है और क्या है, पानी। ये इस एपरेटस को उठाते हैं और अब इसे रख देते हैं डार्क में, हाइड्रोला प्लांट और पानी, इसको रख दिया इन्होंने डार्क में। जैसे ही ये डार्क में रखते हैं तो ये क्या देखते हैं कि नो बबल्स, कोई भी बबल नहीं बन रहा है ऑक्सीजन का। इससे ये कंक्लूजन क्या निकालते हैं, इससे इनका जो कंक्लूजन निकलता है वो ये होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ, sorry, in presence of sunlight
एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। अगर हम सनलाइट या फिर क्लोरोफिल में से कोई भी एक चीज हटा देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लिबरेशन, ऑक्सीजन के बबल्स हमको नहीं दिखाई देते। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो हमारे साइंटिस्ट, वो हैं तीसरे, नाम है, एक सेकेंड, सैक्स। सैक्स है, ठीक, पूरा नाम है जेवी सैक्स। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये बताते हैं, इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके जो कंक्लूजन है वो इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन बताते हैं, रिलेशन किसके किसके बीच में, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बीच में, कॉमा, क्लोरोप्लास्ट के बीच में, एंड स्टार्च के बीच में। स्टार्च यानी कि सिंपल अगर टर्म्स में बात करें तो फूड के बीच में। ये क्या कहते हैं, ये तो एक तो पॉइंट हो गया। दूसरा ये इनका क्या था, ये अब कहते क्या, ये तो इन्होंने रिलेशन बता दिया, अब इस रिलेशन में इन्होंने कैसे बताया, क्या बताया वो देखते हैं। तो पहली चीज ये बताते हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। एक ही कंक्लूजन होता है। दूसरा ये क्या बताते हैं कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होती है दैट इज प्रेजेंट इन, दैट इज प्रेजेंट इन किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, तो इनसे ये दो जो है कंक्लूजन निकालते हैं, ये रिलेशन बताते हैं। मेन पॉइंट ये है, इससे ये दो कंक्लूजन निकले। सैक के बाद जो दूसरे हमारे साइंटिस्ट आते हैं वो है एंगलमैन, फोर्थ है एंगलमैन। एंगलमैन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन्होंने क्या किया था, एंगलमैन ने दिया था एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी। एक्शन स्पेक्ट्रम, अब क्या होता है एक्शन स्पेक्ट्रम, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन्होंने जिस पर काम किया था, जिस ऑर्गेनिज्म पे मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वो था क्लैडोफोरा। ठीक है, एंड एरोबिक बैक्टीरिया, सॉरी, क्लैडोफोरा एंड एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। अब इन्होंने किया क्या था, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक प्रिज्म लिया था, एक प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म पे इन्होंने व्हाइट लाइट डाली, व्हाइट लाइट। अब जब व्हाइट लाइट डाली तो हमें पता है कि जब प्रिज्म से जाती है तो वो क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक, किसमें किसमें, VIBGYOR, ये रीजन में स्प्लिट हो गई। अब क्या होता है, जब हम इसके इस स्प्लिटेड लाइट में किसको रखते हैं, क्लैडोफोरा को रखते हैं। तो क्लैडोफोरा को हम यहाँ पे ऐसे ही दिखा दे रहे हैं कि इन्होंने क्लैडोफोरा को रखा। क्लैडोफोरा क्या है, एक तरीके का ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो क्लैडोफोरा को हमने सारे रीजन में रखा, सारी लाइट में, मतलब इस क्लैडोफोरा को रेड लाइट में रखा, इसको ऑरेंज में रखा, इसको येलो में, इसको ग्रीन में, ब्लू में, व्हाइट, सॉरी, इंडिगो में एंड वॉयलेट में। ठीक, अलग अलग लाइट्स में इनको रखा हमने। अब क्या होता है, जब हम इनको रखते हैं तो ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये वाला क्लैडोफोरा रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस करेगा, ये वाला ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस करेगा, ये वॉयलेट लाइट में फोटोसिंथेसिस करेगा। तो क्या होता है, जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलेगी। अब क्या होता है, ये एक और काम करते हैं, ये पकड़ लाते हैं कुछ, क्या, एरोबिक बैक्टीरिया, और इनको यहाँ पे छोड़ देते हैं ऐसे। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, उनकी टेंडेंसी होती है, एरोबिक है यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेंगे, जिंदा रहेंगे। तो थोड़ी देर बाद जब ये ऑक्सीजन इनको छोड़ देते बैक्टीरिया को, तो ये देखते हैं कि सारे जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं ये रेड लाइट के रीजन में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हुए हैं। ऐसे ही ये ब्लू लाइट के जहां रीजन है वहां पे भी बहुत ढेर सारी क्वांटिटी में आ गए। लेकिन जहां पे ग्रीन लाइट थी, जैसे ही ग्रीन लाइट का एरिया था वहां पे बहुत कम क्वांटिटी में है। ठीक, तो इससे इन्हें क्या पता चलता है कि रेड लाइट एंड ब्लू लाइट, इनमें क्या है, मैक्सिमम बैक्टीरिया, इसमें भी मैक्सिमम बैक्टीरिया और इसमें भी मैक्सिमम बैक्टीरिया, और ग्रीन लाइट जो है उसमें क्या है, मिनिमम बैक्टीरिया है। इससे इनको पता चला कि रेड लाइट एंड ब्लू लाइट रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तभी तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तभी तो मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन बनेगी। ठीक, और यहाँ पे भी मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम फोटोसिंथेसिस है। ठीक, तो ये एंगलमैन जो है, अच्छा, ये क्या करते हैं, इसको एक्शन स्पेक्ट्रम क्यों बोला गया, एक्शन स्पेक्ट्रम क्यों, क्योंकि स्पेक्ट्रम क्या है, ये पूरा जो स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक, और एक्शन क्या है, एक्शन मतलब जहां पे एक्टिविटी, जिस लाइट में एक्टिविटी सबसे ज्यादा है या जिस लाइट में एक्टिविटी सबसे कम है, ठीक, इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है,
तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला कि रेड एंड ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम अमाउंट में होता है। एंगलमैन के बाद हमारे दो और साइंटिस्ट आते हैं जो हैं अलग अलग, पर उनको हम एक साथ ही पढ़ेंगे बिकॉज उनका जो फंक्शन है वो एक साथ ज्यादा अच्छे से समझ होगा। तो एंगलमैन के बाद अगले जो आते हैं वो हमारे होते हैं, पहले है वॉन नील, वॉन नील, और दूसरे हमारे जो है रूबेन एंड कमेन, रूबेन एंड कमेन। ये दो साइंटिस्ट है, मतलब ये दो साइंटिस्ट है, इन्होंने अलग काम किया था इन दोनों ने, और वॉन नील ने अलग काम किया था। अब इन्होंने किया क्या, वॉन नील ने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, इन्होंने सिंपली बताया था। अच्छा, जो हमारी रिएक्शन होती है क्या होती है, 6CO2 प्लस 6 वाटर गिव्स आउट में C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन। तो इन्होंने क्या बताया था वॉन नील ने कि ये जो ऑक्सीजन है ये किससे आ रहा है, ये आ रहा है वाटर से, ये इन्होंने सजेस्ट किया था। ठीक, कोई प्रूफ नहीं दिया था, कोई एक्सपेरिमेंट इन्होंने नहीं बताया, सिंपली इन्होंने बताया कि वाटर से जो है, सॉरी ऑक्सीजन जो आता है वो वाटर से आता है, जबकि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो CO2 से आता है। ये बोला था वॉन नील ने, ये इन्होंने सजेस्ट किया। अब साइंस में कोई भी चीज सजेस्टेड की वैल्यू नहीं होती जब तक हमें उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना मिल जाए। तो रूबेन एंड कॉमन आते हैं और वो क्या करते हैं, वो जो प्लांट को पानी दिया जा रहा है, ठीक, प्लांट को पानी देते हैं हम, डालते हैं, तो उस पानी में जो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है उसको O16 की जगह 18 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, ऑक्सीजन जो होते हैं वो हमारे पास आइसोटोप कितने होते हैं, ऑक्सीजन के 3 होते हैं, O16, 8O16, 8O17 एंड 8O18। ठीक, तो जिसमें से 8O18 जो होता है ये होता है हमारा रेडियो एक्टिव। तो ये क्या करते हैं, जो पानी डाल रहे होते हैं पेड़ों को, उसमें क्या करते हैं, वो वाला पानी डालते हैं जिसमें ऑक्सीजन 18 हो। अब क्या होगा, ये फिर से परफॉर्म करते हैं, पानी देते हैं प्लांट्स में, और जो ग्लूकोज बनता है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे हम 18 लिख दे रहे हैं। जब ग्लूकोज बनता है या जो एयर निकलती है उसको चेक करते हैं, तो ये पाते हैं कि जो ऑक्सीजन निकली है वो ऑक्सीजन O18 निकली है। तो इससे इन्हें कंफर्म हो जाता है कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो किससे आ रही है, वाटर से, और जो CO2 का ऑक्सीजन है वो जा रहा है किसमें, ग्लूकोज में। तो ये रूबेन एंड कॉमन ने करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर पूछा जाता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आती है, तो ये किसने दिया था, रूबेन एंड कॉमन ने। लेकिन अगर पूछा जाता है ऑक्सीजन वाटर से आ रही है, ये किसने बताया था, तो ये वॉन नील ने बताया था पहले। इसके बाद अब हम बात करेंगे पिगमेंट्स के बारे में। देखते हैं हम। अच्छा, अभी तक हम लोग को क्या लगता था, हम नॉर्मली मतलब साइंटिस्ट को पहले के टाइम तक का, जब तक का सब डिस्कवरीज नहीं हुई थी, उनको क्या लगता था कि जो प्लांट होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल होता है। ठीक, लेकिन उनका ये जो सोचना था, ये जो इनकी थिंकिंग थी, वो तब गलत साबित हो जाती है जब प्लांट में से उसके साइटोप्लाज्म को एक्सट्रैक्ट करके उसके क्लोरोप्लास्ट की चटनी बना करके उसका क्रोमैटोग्राफी की जाती। और क्रोमैटोग्राफी में उनको पता चलता है कि उसमें सिर्फ एक पिगमेंट नहीं, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। ठीक, तो उन सारे पिगमेंट्स को, अब वो इतने सारे पिगमेंट्स हैं उन्हें समझ में नहीं आता इतने सारे पिगमेंट्स इनका क्या क्या करना है, कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो क्या होता है, उनको वो स्टडी करते हैं और उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट जो होता है वो कहलाता है मेन या चीफ या यूनिवर्सल पिगमेंट। ठीक, और दूसरे पिगमेंट्स को, कुछ पिगमेंट्स को वो एसेसरी पिगमेंट की कैटेगरी में रख देते हैं। दो कैटेगरी बनाते हैं, मेन पिगमेंट या चीफ पिगमेंट या यूनिवर्सल पिगमेंट, और दूसरी कैटेगरी बनाते हैं एसेसरी पिगमेंट की। अब मेन या यूनिवर्सल या चीफ पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये प्रेजेंट इन, ये क्या होते हैं, सब में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। मतलब चाहे वो प्लांट की सेल हो, चाहे वो अमीबा की, सॉरी नॉट अमीबा, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल हो, चाहे वो ग्रीन एल्गी की सेल हो, चाहे वो रेड एल्गी हो, रोडोफाइसी हो, किसी भी क्लास का मेंबर हो, फियोफाइसी का, वो क्या होगा उसमें जो है जो मतलब पिगमेंट्स हैं वो पाए जाएंगे, सारे में पिगमेंट्स पाए जाएंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे चीफ पिगमेंट या यूनिवर्सल पिगमेंट। ठीक, अब कौन से चीफ एंड यूनिवर्सल पिगमेंट होते हैं, तो एक तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, एंड दूसरा जो होता है वो होता है कैरोटीनॉइड। ये दोनों जो होते हैं ये हमारे चीफ पिगमेंट्स हैं। दूसरी बात एसेसरी पिगमेंट्स की करते हैं, तो एसेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। मतलब हो सकता है कि
ये जो एसेसरी पिगमेंट है ये रेड में पाया जा रहा हो, ये चलो पहले एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, इसके अलावा जेंथोफिल, ये सारे के सारे जो पिगमेंट है ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट। मतलब मान लेते हैं जैसे क्लोरोफिल बी है, ठीक, तो क्लोरोफिल बी अगर किसी में मान लेते हैं ये किसी ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, मान लिया ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जा रहा है, ठीक, तो ये हमारा रेड एल्गी में नहीं पाया जाएगा। अगर क्लोरोफिल डी जो है ये रेड एल्गी में पाया जाता है तो ये ब्राउन में नहीं पाया जाएगा। क्लोरोफिल सी अगर किसी एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी में है या ब्राउन एल्गी में है तो ये ग्रीन एल्गी में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, जबकि एसेसरी पिगमेंट्स कुछ में प्रेजेंट होते हैं कुछ में नहीं होते। इसके बाद अब क्या होता है, ये तो साइंटिस्टों ने अलग अलग पूरा देख लिया कि कितने पिगमेंट्स होते हैं कैसे होते हैं। अब क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और वो भी किसका, क्लोरोफिल का। मेन स्ट्रक्चर हम बात करेंगे किसके, क्लोरोफिल के। अभी क्लोरोफिल ए क्या है, क्लोरोफिल बी क्या है, सी क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। हेड जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है मैग्नीशियम पोरफायरिन, मतलब हेड जो होता है वो मैग्नीशियम पोरफायरिन का बना है, जबकि टेल जो होती है ये फाइटॉल की बनी है। अब मैग्नीशियम पोरफायरिन है क्या, इसको देखते हैं। तो जो पोरफायरिन होता है, पोरफायरिन, ये पोरफायरिन जो होता है ये मिलके बना होता है 4 पायरॉल से, तभी पोरफायरिन को बोला जाता है ये है टेट्रा पायरॉल। टेट्रा चाहे पोर चार के लिए, और पायरॉल मतलब चार पायरॉल आपस में जुड़े हुए हैं, तो पोरफायरिन को टेट्रा पायरॉल भी बोलते हैं क्योंकि चार पायरॉल जुड़ते हैं तो पोरफायरिन बनती है। अब पायरॉल कैसा दिखता है, पायरॉल ऐसा दिखता है, ये नाइट्रोजन और ऐसा, ये है पायरॉल, ठीक। तो होता क्या है, चार पायरॉल जुड़ने हैं, तो एक, दो, तीन और ये चार। अब इन सबको हम पायरॉल बना लें, ठीक है। अब ये चारों पायरॉल आपस में कैसे जुड़े होते हैं, विद द हेल्प ऑफ मिथाइल ब्रिज। ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं मिथाइल ब्रिज, ठीक। तो मिथाइल ब्रिज से जुड़े होते हैं चारों पायरॉल, ठीक। अब क्या बोलेंगे, देखो ये वाला तुम्हारा जो है ये है फर्स्ट पायरॉल रिंग, ये है सेकंड पायरॉल रिंग, ये है थर्ड पायरॉल रिंग और ये है फोर्थ पायरॉल रिंग, ठीक। अब हर पायरॉल रिंग पे दो कार्बन जो है वो फ्री है, देखो, ठीक। तो ऐसे इनको बोलेंगे ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, सेवेंथ कार्बन सॉरी, और ये एट्थ कार्बन, ठीक। अब इन पे क्या होते हैं, इन पे लगे होते हैं ग्रुप, R1, R2, R3, R4, ऐसे ही इस पे लगा होगा R5, R6, हम जनरल टर्म्स में शो कर रहे हैं R7 और R8, ठीक। अब क्या होता है, अगर इनमें से एक भी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो क्या होगा, हमारा क्लोरोफिल चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर R3 तुम्हारा क्या है, R3 की जगह पे CH3 लगा है तो ये होता है क्लोरोफिल A। अगर R3 की ही जगह पे हम यहाँ पे CHO लगा दे, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये बन जाएगा क्लोरोफिल B, ठीक। तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करके चेंज होते रहते हैं क्लोरोफिल A B C D एंड E। दूसरा आता है हमारा पोर्शन जो कि है टेल। तो जो टेल होती है ये यहाँ से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, यहाँ से जुड़ी हुई होती है। और टेल जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। अच्छा, अब चूंकि ये हाइड्रोकार्बन की है तो ये क्या होगी, हाइड्रोफोबिक होगी, हाइड्रोफोबिक। जबकि जो हेड होता है ये कैसा होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक। तो ये था हमारा फिलहाल स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोफिल का, ठीक है। अच्छा, अब क्लोरोफिल में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी, इसमें एक चीज रह गई, ये जो मैग्नीशियम होता है ये कहाँ पे होता है, ये सारे पायरॉल के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है ऐसे, ठीक है। तो सेंटर में नाइट्रो मैग्नीशियम होता है और चारों तरफ पायरॉल की चार मेंबर्स जुड़े होते हैं। इसके बाद अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो कि हमारा क्लोरोफिल की सिंथेसिस। क्या हमारा क्लोरोफिल जो है प्लांट्स में पहले से प्रेजेंट होता है, कभी बनता है भी है या नहीं बनता है, या जितनी क्वांटिटी में शुरुआत से बन गया उतना ही रहेगा, तो वो हम देखते हैं। तो जो प्लांट में क्लोरोफिल है उसकी जो सिंथेसिस होती है वो होती है सक्सिनल कोएंजाइम ए की। सक्सिनल कोएंजाइम ए जो होता है वो एक तरीके का केमिकल है जो कि ग्लाइसिन के साथ जुड़ता है,
और क्या बना देता है, प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल का एक दूसरा नाम भी होता है प्रोटोक्लोरोफिलॉइड। क्या होता है, प्रोटोक्लोरोफिलॉइड। ठीक, प्रोटोक्लोरोफिलॉइड। अब ये जो प्रोटोक्लोरोफिल होता है ये क्या करता है, प्रोटोक्लोरोफिल इनएक्टिव फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल होता है। जैसे ही इसको लाइट मिलती है, सनलाइट और हाइड्रोजन दो मिलते हैं, ये क्या होता है, ये क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोगों की एनसीईआरटी जो बुक होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम भी सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी मेंशन होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों अलग अलग है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या था कि यहाँ पे ये एक्टिविटी बता रहा था कि किसकी एक्टिविटी ज्यादा है, किसकी एक्टिविटी कम है। ठीक, कहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा है, कहाँ पे एक्टिविटी कम है, तो ये बताता है एक्शन स्पेक्ट्रम। और एक सेकेंड, और हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ये बताता है कि किस वेवलेंथ पे, किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक, तो ऐसे हम लोगों ने कुछ बनता है जहाँ पे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है लिखा हुआ, यहाँ पे हमारी वेवलेंथ होती है, और यहाँ पे ऐसे करके समथिंग ऐसे करके बना होता है, ये होता है क्लोरोफिल ए। फिर ऐसे ही आगे बना होता है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी के लिए, और ये होता है क्लोरोफिल ए के लिए। ठीक, तो ये दिखाता है कि क्लोरोफिल ए का जो है वो इस रीजन पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इस रीजन पे उससे कम एब्जॉर्प्शन है, और इस रीजन में सबसे कम एब्जॉर्प्शन है। जबकि यही दिखा रहा है कि इस वेवलेंथ पे क्लोरोफिल सबसे ज्यादा, इस लाइट की वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा होगा, इस पे उससे कम हो रहा होगा, और इस रीजन में सबसे कम हो रहा होगा। ठीक है, तो एक्शन इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि कौन सा क्लोरोफिल मतलब कौन सा पिगमेंट किस लाइट में जो है या कौन सी वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन कितना दिखाता है, मैक्सिमम दिखा रहा है, मिनिमम दिखा रहा है, या कितना दिखा रहा है। इसके बाद एक और चीज है, छोटी सी है, वो होती है हमारी पार। पार के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा। PAR क्या होता है पूरा नाम, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब क्या होता है मतलब, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अगर हम देखें तो गामा रे, फिर एक्स रे, एक्स रे के बाद यूवी, फिर विबग्योर यानी विजिबल, विबग्योर के बाद आईआर, आईआर के बाद माइक्रो, और माइक्रो के बाद रेडियो वेव, यही होता है। अब होता क्या है कि क्या प्लांट गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, आईआर सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। प्लांट जो होते हैं वो सिर्फ विजिबल लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर हम ये बोले कि 400 से 700 एनएम की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, तो जिस लाइट को एब्जॉर्ब कहा किया जाता है, अब रेंज तो ये यहां से लेके यहां तक की है रेडिएशन, लेकिन एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, सिर्फ इतना। ठीक, तो जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको बोला जाता है फोटो, इस पूरे रेडिएशन का सिर्फ इतना ही पोर्शन कर रहे हैं, तो ये पोर्शन कहलाएगा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक, अच्छा, तो इसके बाद एक छोटा सा पिगमेंट सिस्टम और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को यहाँ पे आज एंड करेंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट आता है जो है पिगमेंट सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम, अब ये क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा क्लोरोफिल है ए, है ना, क्लोरोफिल ए भी बहुत तरीके के होते हैं, ऐसे क्लोरोफिल बी भी बहुत तरीके के होते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि अब प्लांट ये तो नहीं कर सकते ना कि हर एक जो है पिगमेंट अपनी लाइट एब्जॉर्ब करे और अपनी ही लाइट को से एनर्जी मतलब जो है CO2 और जो है वाटर को कन्वर्ट करे, इतना तो नहीं होता ना। तो ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्लांट जो होता है उसके पास जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी पिगमेंट हैं वो उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर देता है, दो ग्रुप बना देता है कि मैं अपने पास जितने भी पिगमेंट है उनको दो ग्रुप में रखूंगा। ठीक, अच्छा, अब क्या होता है, इनमें से जो ग्रुप है, ठीक है, उनमें क्या है कि एक को ये कह देते हैं कि ये मेरे ग्रुप का चीफ हो गया, ऐसे ये कह देगा मेरे ग्रुप का चीफ ये है। अब क्लास में एक मॉनिटर बनेगा ना, ठीक, जो सबको सारी चीजों को मैनेज करेगा। तो क्या होता है, ये सारे क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सारे पिगमेंट जो है पिगमेंट सिस्टम के पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे।
और क्या करेंगे उसके बाद ये सब के सब अपनी अपनी लाइट को ट्रांसफर कर देते हैं चीफ पिगमेंट को। जैसे कि क्लास में एक बच्चा कॉपी को सबमिट करता है ना, सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपियां क्या कर देते उसी बच्चे को दे देते। तो सेम यहाँ पे भी होता है कि सारे ग्रुप में जैसे इसमें हो रहा है वैसे इसमें भी होता। तो ये प्रोसेस क्या होती है, इससे क्या होता है कि एक अरेंजमेंट बन जाता है, ठीक, एक सिस्टम बन जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है पिगमेंट सिस्टम। अब एक बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, दो पिगमेंट सिस्टम है, ठीक, दो पिगमेंट सिस्टम है, एक है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और एक है पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। अब होता क्या है, जो पहले डिस्कवर कर लिया गया ये क्या हुआ, उसको हमने बोल दिया पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, तो ये फर्स्टली डिस्कवर्ड था, ठीक। और जो दूसरा वाला है सेकेंड वाला, वो सेकेंड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सेकेंड नंबर पे डिस्कवर हुआ, तो इसको बोल दिया पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। अब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो होता है उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में जो मेन सेंटर होता है, ये जो मेन चीफ होता है, ये जिसकी हमने बात करी, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है P700। P700 मतलब ये पिगमेंट जो है, P डिनोट कर रहा है पिगमेंट को एंड 700 डिनोट कर रहा है लाइट की वेवलेंथ को। ये खुद भी तो, अच्छा एक और चीज, ये क्या होगा, ये पिगमेंट खुद भी तो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, सारे अपनी अपनी तो इसको दे ही रहे हैं, साथ में ये भी तो खुद अपनी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये किसकी कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ये 700 एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ऐसे ही जो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड होता है उसमें क्या होता है, उसका जो मेन पिगमेंट होता है उसका जो नाम होता है वो होता है P680। अब P680 क्यों पड़ा, P डिनोट कर रहा है पिगमेंट को, और ये पिगमेंट जो है ये कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है 680 की वेवलेंथ को, यानी ये खुद एब्जॉर्ब करेगा जिस लाइट को, उसकी वेवलेंथ होगी 680 नैनोमीटर, ठीक। तो दो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पहले डिस्कवर हुआ इसलिए इसे फर्स्ट कहा गया, ये बाद में डिस्कवर हुआ इसलिए इसे सेकंड कहा गया। दूसरी बात, इसमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का जो चीफ होता है उसको हम बोलते हैं P700, और पिगमेंट सिस्टम सेकंड का जो चीफ होता है वो होता है P680, यानी कि ये 700 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और ये 680 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो होता है ये स्टार्ट होता है लेट स्टार्ट होता है, लेट स्टार्ट, जबकि जो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड होता है ये अर्ली स्टार्ट होता है, पहले स्टार्ट होता है। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लाइट फेज रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए हम क्लास